गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम लेजर अर्थात खाता बही के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में सब्सिडरी बुक्स अर्थात सहायक बहियों के बारे में अध्ययन किया था। लेजर का अर्थ ए बुक और रजिस्टर विच कंटेन्स इन ए समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यह खातों की पुस्तक या रजिस्टर है जिसमें सारांशित एवं वर्गीकृत रूप में सभी लेन देनों का स्थायी रिकॉर्ड होता है। इट इज इम्पोर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट्स एज द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट एंड विथ द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कहने का अर्थ यह है कि यह खातों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि ट्रायल बैलेंस इसी के आधार पर और ट्रायल बैलेंस की मदद से ही अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। आगे हमने इसमें जो लेजर है उसका फॉर्मेट दे रखा है, तो फॉर्मेट इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें अकाउंट का नाम लिखते हैं कि कौन सा खाता है। उसके बाद में दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, और उसी प्रकार क्रेडिट में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अब इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है। एक व्यापारी के अप्रैल 2003 में निम्न लेन देन हुए। इन व्यवहारों के लिए व्यापारी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और खाता बही में इनकी खतौनी भी कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि 2003 है, अप्रैल 1 को अजय ने 48,000 रुपये नगद, 48,000 रुपये के स्टॉक तथा 1,20,000 रुपये के भवन से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसकी प्रविष्टि जनरल में होगी। कैश अकाउंट डेबिट 48,000 रुपये, स्टॉक अकाउंट डेबिट 48,000 रुपये, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपये और टू कैपिटल 2,16,000। इन सब का योग आ जाएगा। अब इसके बाद में उसकी नेशन लिखनी है। नेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड बिल्डिंग। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी जनरल प्रविष्टि के बाद में उनकी निरीक्षण रखना अनिवार्य होता है। उसके बाद में 3 तारीख को है कमल से माल खरीदा, तो इसकी एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कमल 24,000 रुपये। इसकी भी नरेशन आपको लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में 5 तारीख को है राम को नगद माल बेचा, जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 19,200 रुपये। उसके बाद में 7 तारीख को है नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदने की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 रुपये। उसके बाद में 9 तारीख को है मोहन को माल बेचा। अब मोहन को माल उधार बेचा है तो इसकी प्रविष्टि होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,600 रुपये। उसके बाद में 10 तारीख को है वो है फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर खरीदा आपने 7,200 रुपये का, तो फर्नीचर आया तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,200 रुपये। उसके बाद में 12 तारीख को है मोहन ने माल लौटाया। अर्थात मोहन को जो आपने माल बेचा था उसमें से उसने 2400 रुपये का माल लौटाया। अर्थात ये अपने सेल्स रिटर्न है, तो इसकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन 2400 रुपये, यानी 2,400 रुपये। उसके बाद में 15 तारीख को है गाड़ी भाड़ा चुकाया 480 रुपये, तो इसकी एंट्री होगी कैरिजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 480 रुपये। उसके बाद 20 तारीख को है कि मोहन से पूर्ण भुगतान में नगद प्राप्त हुए 6,720 रुपये। अब ध्यान दीजिए, आपने मोहन को माल बेचा था 9,600 रुपये का, उसमें 2400 रुपये का रिटर्न आ गया, तो 7,200 रुपये बच गए थे। तो 7,200 में से उसने 6,720 रुपये दिए थे, बाकी उसने अपने क्या दिया, हमने उसको बट्टा दिया था, यानी उसको हमने बट्टा दिया है। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 6,720 रुपये, डिस्काउंट अकाउंट
यानी कि 7,200 में से कितने प्राप्त हुए उसको 6,720 ही पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, अर्थात 480 रुपये डिस्काउंट के आ गए। और टू मोहन अकाउंट 7,200 रुपये। उसके बाद में 22 तारीख को है स्वामी द्वारा नगद आहरण किया, अर्थात जो प्रोप्राइटर उसने केस विड्रॉल किया था तो उसकी एंट्री होगी पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते ड्रॉइंग, तो इसकी एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू केस। अगर यहाँ माल होता है तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो नगद है तो नगद से एंट्री होगी कितने 4,800 रुपये। उसके बाद में 30 तारीख को 2 व्यवहार हैं। पहला है माह का किराया चुकाया 1,200 रुपये और विजय को वेतन के भुगतान दिए 2,400 रुपये, तो दोनों की साथ हो जाएगी। तारीख 1 है तो रेंट अकाउंट डेबिट 1,200 रुपये, सैलरी अकाउंट डेबिट 2,400 रुपये और टू केस दोनों का योग होगा 3,600 रुपये। इस प्रकार से ये जनरल प्रविष्टियाँ हो चुकी हैं। अब जनरल प्रविष्टियों के आधार पर हमें लेजर अर्थात खाते तैयार करने हैं। सबसे पहले हम इसमें खाता तैयार करेंगे कैश का, तो आपको फॉर्मेट दे रखा है इसमें। सबसे पहले डेट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स हो जाएगा, फिर जेएफ हो जाएगा, फिर अमाउंट हो जाएगा, फिर डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट अर्थात डेबिट में और क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। अब सबसे पहले आपको अप्रैल 1 को जो हमने केस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिलिंग अकाउंट टू कैपिटल, तो उसमें केस अकाउंट क्या है डेबिट है, तो डेबिट में आपको लिखना है 2। अब उसके बाद में केस के विपरीत में अर्थात आपने क्रेडिट किस खाते किया था, आपने किया था टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखना होगा, तो यहाँ आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अब केस का अमाउंट कितना था 48,000 रुपये, तो यहाँ 48,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद देखिए केस की एंट्री कहाँ होती। उसके बाद में 5 तारीख को आपने जो नगद माल बेचा था तो केस अकाउंट क्या हुआ था वहाँ डेबिट हुआ था, तो खतौनी भी डेबिट पक्ष में ही होगी, तारीख 5 आएगी। अब आपने किस खाते को किया था क्रेडिट, सेल्स को किया था, तो यहाँ आएगा टू सेल्स अकाउंट। ध्यान रखें अगर डेबिट में लिखेंगे 2 लिखेंगे और क्रेडिट में क्या आएगा बाई लिखे उस खाते का नाम आएगा। उसके बाद में 7 तारीख को आपने नगद माल खरीदा था, तो यहाँ परचेज अकाउंट क्या है क्रेडिट में है, तो यहाँ क्रेडिट पक्ष में आएगा। अब डेबिट कौन सा खाता था, डेबिट था परचेज, तो आएगा बाई परचेज अकाउंट 12,000 रुपये। उसके बाद में आपके 10 तारीख को फर्नीचर आपने खरीदा था, तो यहाँ केस क्या है क्रेडिट में है, तो क्रेडिट पक्ष में आएगा। फिर खाता कौन सा डेबिट हुआ था, खाता हुआ था फर्नीचर, तो आएगा यहाँ पे बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना आएगा 7,200 रुपये। उसके बाद में तारीख 15 को आपने भाड़ा चुकाया था, तो नगद इसमें क्या हुआ था क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पक्ष कौन सा होगा क्रेडिट, और खाता कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, इसका डेबिट कौन सा था क्रेडिट था, तो आएगा बाई क्रेडिट अकाउंट 480 रुपये। उसके बाद में 20 तारीख को आपने कहा था कि मोहन से अपने को भुगतान प्राप्त हुआ था, कितना हुआ था 6,720 रुपये, तो यहाँ केस अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में आएगा 2। अब यहाँ क्रेडिट कौन सा किया था मोहन किया था, तो यहाँ देगा टू मोहन अकाउंट। उसी प्रकार फिर 22 तारीख को आपने आहरण किया था, तो यहाँ केस क्या है, यहाँ केस क्रेडिट पक्ष में है, तो खतौनी भी क्रेडिट पक्ष में होगी। अब डेबिट में कौन सा अकाउंट है ड्राइंग है, तो बाई ड्राइंग अकाउंट कितना होगा 4,800 रुपये। उसके बाद में 30 तारीख को था, 30 तारीख को यहाँ केस अकाउंट क्या था, केस अकाउंट क्रेडिट था, तो क्रेडिट पक्ष में आएगा बाई। अब यहाँ डेबिट में 2 हैं रेंट और सैलरी है, तो बाई रेंट बाई सैलरी, इनका अमाउंट आ जाएगा 1,200 और 2,400। इस प्रकार हमने जो केस अकाउंट में खतौनी कर दी है। उसके बाद में दूसरा अकाउंट कौन सा है, दूसरा स्टॉक, तो स्टॉक में यहाँ अपने जो एंट्री है स्टॉक खाता क्या है, स्टॉक खाता डेबिट है, तो डेबिट में आ जाएगा। अब क्रेडिट में कौन सा खाता था कैपिटल था, तो टू कैपिटल कितना आएगा 48,000 रुपये, और कोई इसमें है नहीं है, तो केवल स्टॉक में आ जाएगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद में अगला था बिल्डिंग अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट भी क्या है डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में आएगा। अब तारीख आ जाएगी 1 तारीख आ जाएगी। अब
क्रेडिट में कौन सा था खाता, कैपिटल, तो आ जाएगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये। उसके बाद में था आपने एंट्री में कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या था, इसमें क्रेडिट था, तो क्रेडिट बॉक्स में क्या क्या लिखेंगे भाई, डेबिट में क्या क्या था, कैश था तो कैश आ जाएगा, स्टॉक था स्टॉक आ जाएगा, और बिल्डिंग है। अब ध्यान दें, अगर डेबिट बॉक्स में है तो 2 लिखते हैं, और अगर क्रेडिट बॉक्स में है तो उसमें लिखते हैं बाई। अब इसमें डेबिट कौन कौन था, कैश था तो कैश आ जाएगा, स्टॉक था स्टॉक आ जाएगा, और बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आ जाएगा। उसके बाद में था परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में आपने इसमें जो एंट्री, परचेज का मतलब आपने माल खरीदा था, सबसे पहले था कि कमल से माल खरीदा और एक था नगद माल खरीदा, तो यहाँ आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, तो डेबिट पक्ष में आएंगे खाते। अब क्या था, कमल था, तो कमल खाते का 2 में है तो कमल खाता, यानी कि जो क्रेडिट पक्ष में खाता था वो आ जाएगा। तो 3 तारीख को क्या है, 2 कमल कितना था, 24,000 रुपये। और 7 तारीख क्या था, 7 तारीख को आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ डेबिट पक्ष आएगा, लेकिन खाते नाम कौन सा आएगा, क्रेडिट में क्या था, कैश था, तो यहाँ कैश आ जाएगा 12,000 रुपये। उसके बाद में इसमें था आपके जो आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल, तो कमल का खाता कौन सा है पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, तो यहाँ खतौनी किस में होगी, क्रेडिट पक्ष में, और क्या लिखा जाएगा, बाई परचेज अकाउंट 24,000 रुपये। उसके बाद में आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि यहाँ कैश की एंट्री तो हो गई थी खतौनी में, लेकिन अब किसकी बाकी है, अब बाकी है सेल्स की, तो यहाँ आपने सेल्स को क्या किया था, सेल्स को आपने क्रेडिट किया था। तो अब अप्रैल 5 को बाई कैश 19,200 रुपये लिखे जाएंगे। उसके बाद में 9 तारीख को हमने मोहन को माल बेचा था, तो यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए बाई में आएगा बाई मोहन 9,600 रुपये। उसके बाद में मोहन का अकाउंट खोलना है, क्योंकि मोहन से हमने माल बेचा था, इसलिए यहाँ मोहन का अकाउंट डेबिट हुआ था, तो यहाँ 9 तारीख को लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट 9,600 रुपये। उसके बाद में 12 तारीख को मोहन ने हमें माल लौटाया था, तो इसलिए यहाँ मोहन का खाता क्रेडिट हुआ था, इसलिए क्रेडिट पक्ष में बाई सेल्स रिटर्न 2,400 रुपये लिखे जाएंगे। उसके बाद में मोहन से हमें 6,720 रुपये प्राप्त हुए थे, और 480 का हमने उसको डिस्काउंट दिया था। तो अब यहाँ मोहन का खाता क्रेडिट पक्ष में था, इसलिए क्रेडिट पक्ष में उसके डेबिट पक्ष में कौन कौन थे, कैश थे 6,720 रुपये, और डिस्काउंट था 480 रुपये, तो इनको यहाँ क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा, बाई के 6,720 रुपये और बाई डिस्काउंट 480 रुपये। उसके बाद में हमने फर्नीचर खरीदा था, तो उसकी कैश की एंट्री तो हो गई थी, लेकिन फर्नीचर की खतौनी बाकी थी, तो यहाँ फर्नीचर खाता डेबिट हुआ था, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा। अब यहाँ क्रेडिट हुआ था कैश, कितना हुआ था 7,200 रुपये, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा टू कैश 7,200 रुपये। उसके बाद में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, अर्थात मोहन ने माल लौटाया था, तो मोहन के खाते में तो खतौनी कर दी, लेकिन सेल्स रिटर्न के खाते में खतौनी नहीं की, तो यहाँ सेल्स रिटर्न खाता हुआ था डेबिट, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा, तारीख आएगी 12, और क्या लिखा जाएगा, टू मोहन अकाउंट 2,400 रुपये। उसके बाद में आपके केजेज अकाउंट खाता खोला जाएगा, क्योंकि हमने भाड़ा चुकाया था, उसकी एंट्री की थी केजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ केजेज खाता डेबिट हुआ था, इसलिए डेबिट पक्ष में आएगा, क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट में टू कैश था, तो यहाँ आएगा टू कैश अकाउंट 480 रुपये। यहाँ ध्यान दें, खाते में खतौनी करते समय अगर डेबिट पक्ष में लिखते हैं तो 2 लिखते हैं, और अगर क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं तो बाई लिख के खाते का नाम लिखते हैं। उसके बाद में जो 20 तारीख को हमने मोहन को डिस्काउंट दिया था, कि मोहन से 6,720 रुपये प्राप्त हुए, 480 रुपये डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट खाता डेबिट हुआ था, तो यहाँ डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा, टू मोहन अकाउंट 480 रुपये। उसके बाद में आपने जो पर्सनल उपयोग के लिए पैसे निकाले, ड्राइंग किया था, कितना गया था
4,800 रुपये का जिसकी एंट्री की थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू केस 4,800 रुपये। तो यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ था, तो इसलिए डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा, जो खाता हमने क्रेडिट किया था, यहाँ क्रेडिट केस किया था तो यहाँ जाएगा टू केस 4,800 रुपये। उसके बाद में 30 तारीख को हमने रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट किया था, तो यहाँ रेंट डेबिट हुआ था, डेबिट पक्ष में आएगा, और सैलरीज भी डेबिट और डेबिट पक्ष में आएंगे। अब खाता कौन सा आएगा, क्रेडिट पक्ष में क्या था, केस था, तो यहाँ टू केस और टू केस कितना होगा 1200 रेंट में और सैलरी में 2400 रुपये। तो इस प्रकार ये हमने एक उदाहरण देखा, उदाहरण की सहायता से हमने जो जर्नल में एंट्री की थी उसकी सहायता से हमने खातों में खतौनी की। इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स अर्थात खातों का शेष निकालना। प्रत्येक व्यवसायी एक निश्चित समय के अंतराल में से अपनी खाता बही की गणित संबंधी जांच के उद्देश्य से तलपट बनाना चाहता है, जो कि विभिन्न खातों के योगों अथवा शेषों की सहायता से ही बनाया जा सकता है। इस दृष्टि से खातों का एक निश्चित समय के पश्चात शेष निकालना आवश्यक हो जाता है। खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के डेबिट एवं क्रेडिट दोनों पक्षों का योग करके दोनों पक्षों में अंतर ज्ञात करना एवं अंतर की राशि कमी वाले पक्ष में लिखकर दोनों पक्षों का योग मिला देने की क्रिया को ही खातों का शेष निकालना कहा जाता है। किसी भी खाते के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक होने पर अंतर की राशि डेबिट शेष तथा इसके विपरीत डेबिट पक्ष के योग से क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने पर अंतर की राशि क्रेडिट शेष कहलाता है, और दोनों पक्षों का योग बराबर होने की दशा में शेष शून्य शेष कहलाता है। यहाँ तक भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यक्तिगत खातों पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट शेष होने पर उन्हें देनदार डेटर्स माना जाएगा तथा क्रेडिट शेष होने पर लेनदार अर्थात क्रेडिटर्स माना जाएगा, जिनके शेष कमी वाले पक्ष में टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी जैसी भी स्थिति हो लिखकर खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाता है तथा अगली तिथि को पुनः शेष को आगे लाने हेतु डेबिट शेष होने पर डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी तथा क्रेडिट शेष होने पर बाई बैलेंस बीडी लिखकर शेष राशि लिख दी जाती है और इससे आगे भी खाता जारी रहता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान से हमने खाता बही में खतौनी करना तथा खातों के शेष निकालने के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।